Hi friend, welcome in the third lecture of application of derivative। इस लेक्चर में हम एनडीए के लिए कुछ मस्ट डू और सिलेक्टिव प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा और बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। तो इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने हमारा ट्रिक और रिवीजन वाला लेक्चर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेसिस है वो देख रखा हो, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखें। इसमें जो प्रॉब्लम है वो सेम आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में दी गई है। आपके जो सॉल्यूशन है वो छुपे हुए हैं, तो आप पहले उन सारी प्रॉब्लम्स को खुद ट्राई कीजिए। इसके बाद आप अगर नहीं हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम है तभी मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर के नोट आपको exam.com/12756 पर अवेलेबल हैं। आप नीचे भी लिंक दी गई है, वहां क्लिक करके आप इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज x। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का t टाइम पर x है, वेयर x जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो t के फंक्शन में इस तरीके से डिफाइंड है। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 इज मिनिमम, देन मतलब आपको जो बोला हुआ है कि जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो t इक्वल्स टू 2 पर मिनिमम आ रही है, तो आपको k के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो वेलोसिटी क्या आती है आपकी? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो वेलोसिटी होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब भी स्मॉल चेंजेस के लिए लेंगे या हम यहाँ पर जब बात करेंगे कि स्मॉल रेट ऑफ चेंज होगा तो हम वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt। तो अब आपको जो x एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको बोला हुआ है कि वेलोसिटी आपकी मिनिमम आ रही है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका dx अपॉन dt क्या आएगा आपका 4t की पावर क्यूब माइनस 3k t²। अब ये वाली जो चीज है इक्वल्स टू b, ये मिनिमम है t इक्वल्स टू 2 पर। तो इस वाले फंक्शन को मिनिमम करने के लिए हम इस f' फाइंड करते थे और उसके पॉइंट 0 करते थे और फिर उसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो चलिए सेम उसी पैटर्न से हम इसका यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको जो x दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ये t टू दी पावर 4 माइनस kt³। फिर हमने इसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली dx अपॉन dt। अब आपकी जो वेलोसिटी आ गई वो आपकी आ गई 4 नीचे आ गया, सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया 4t की पावर क्यूब माइनस 3t²। फिर अब क्योंकि हमें वेलोसिटी मिनिमम करनी है तो हमारा जो फंक्शन fx आया वो ये आया। अब इसको हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे और t की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कहाँ पर ये मिनिमम है। हालांकि आपको वैल्यू दी हुई है कि एट t इक्वल्स टू 2 ये मिनिमम होगी, तो मुझे जो t की वैल्यू है वो क्वेश्चन में भी गिवन है, तो हम यहाँ से फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा fx आया v, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके उसमें उसको 0 पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किया इस वाले एक्सप्रेशन को, आपका आया 12t² माइनस 6kt। अब मिनिमम के लिए ये जो चीज है वो dv/dt 0 होनी चाहिए। अब आपको t इक्वल्स टू 2 एक्सप्रेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ t इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस 12kt। आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक अप्रोच आपको आनी चाहिए कि हम वेलोसिटी कहते किसे हैं और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमने डिस्कस करी थी ट्रिक वाले लेक्चर में और रिवीजन वाले लेक्चर में, तो वो ये सेम ही चीज है, बस आपको आपका जो फंक्शन है वो वेलोसिटी फाइंड करना है और उस वेलोसिटी को मिनिमम करने के लिए
जैसे हम सारे फंक्शनों को मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते थे उसे t के रिस्पेक्ट में 0 कर देंगे और t की वैल्यू यहाँ गिवन है और इसके बाद हम इसमें k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x³ माइनस ax² plus 48x plus 7 is an increasing function for all the value of x, then a lies between in for of, ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कौन से इंटरवल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। हम y डैश हम dy by dx फाइंड करेंगे और dy by dx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है ये तो dy by dx आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको y ये फंक्शन गिवन है, हमने बहुत सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया इसे। डिफरेंशिएशन आपका सिंपल हो जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 40x। फिर अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको ऐसी वैल्यू a की फाइंड करनी है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे। तो उसका एक तरीका ये होता है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और आपको बोला हुआ हो कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे, तो जब हम उसका d होता है डिस्क्रिमिनेटर वो लेस देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं d, या आप कहें कि b² माइनस 4ac। सपोज दैट b² माइनस 4ac लेस देन 0। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर मैं कहूँ कि ये कहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगी, तो सिंपल हम इसका d लेस देन 0 कर लें और वैल्यू फाइंड कर लें। तो सिंपल ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये v होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा c होता है और x² का कोफिशिएंट a होता है। तो फिलहाल आप इस चीज को रिमाइंड कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब हम इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे वहाँ हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें d लेस देन 0 क्यों किया जाता है। तो क्योंकि अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो सिंपल चीज आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी पॉजिटिव होगा तो आप डिस्क्रिमिनेटर उसका d लेस देन 0 कर देंगे और d लेस देन 0 करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल है, अब यहाँ पर d लेस देन 0 हमने किया माइनस 2a, b की वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस 2a माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये लेस देन 0 किया और इसके सॉल्व कर लिया। 144 ये 12 आ जाएगा, तो a जो आ जाएगा वो -12 से 12 के बीच में आ जाएगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको अप्रोच लगानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, कि जब भी आपको बोला जाए कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहने के लिए आप सिंपल बिना कुछ सोचे उसका d लेस देन 0 कर लीजिए और वहां पर कोफिशिएंट में रिलेशन कोई भी फाइंड कर लीजिए। ये हम यूज कहाँ करेंगे, अगर सिंपल इसके फैक्टर हो जाते हैं x² माइनस 2x प्लस 48 के, अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इस तरह से दिया होता y डैश आपका आता कि x² प्लस 3x प्लस 2, तो हम इसके फैक्टर कर लेते x प्लस 1 और x प्लस 2, हम इसके फैक्टर कर लेते और हम फैक्टर को बोल देते कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हम इसे नंबर लाइन ड्रॉ करके इसे सॉल्व कर लेते। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है, इसमें एक अननोन क्वांटिटी है, एक अननोन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस वाली अप्रोच से नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ पर फंस जाएंगे, इसके जो फैक्टर है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमने d लेस देन वाला कॉन्सेप्ट का यूज किया इस क्वेश्चन में। आप पूछ सकते हैं कि क्यों किया, तो उसका आंसर ये है कि जब भी आपको अननोन कोई कोफिशिएंट हो और उसकी वैल्यू पूछी हो तब हम d लेस देन 0 का यूज करते हैं। अगर सिंपल वो क्वेश्चन हो तो हम सिंपल उसका ग्रेटर देन 0 करके या लेस देन 0 करके सिंपल उसकी जो भी वैल्यू आएगी हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स टू x अपॉन a। तो हमने रिवीजन वाले जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था रिवीजन वाला, तो वहां पर आपको बताया था कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है। लेंथ ऑफ जो सब टेंजेंट होती है वो आपकी आई थी y अपॉन
डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले या तो आप वहाँ उस वाले लेक्चर से उस चीज़ को याद कर सकते हैं या आप उस फिगर को माइंड में रख सकते हैं ताकि वो जब भी आपको यूज पड़े तो आप उसको इजीली रिमाइंड कर पाएँ। तो चलिए एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। जो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली थी वो आपकी कुछ इस तरह आई थी, y प्लस 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसमें सेम जो हमारा जो सेम पैटर्न से हमने कैलकुलेट करी थी और कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया था। फिर सेम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपकी आई थी y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई या y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। फिर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आई थी, वो इसका y डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आती है वो y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स उसके डिवाइड में आती है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सिंपल है, आप y ऊपर रख दीजिए और डी वाई बाई डी एक्स से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज गिवन बाई y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल आपने डी वाई बाई डी एक्स का कैलकुलेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि e टू दी पावर x अपॉन ए तो 1 अपॉन ए आपका नीचे आ जाएगा और ये e टू दी पावर x ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने वैल्यू पुट कर दी, y की जगह e टू दी पावर x अपॉन ए और 1 अपॉन ए e टू दी पावर x अपॉन ए, ये कैंसिल आउट कर दिया और ये 1 अपॉन ए आपका a हो गया। ये एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, आपका बिटसेट 2013 में आया था। लेकिन जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तब आपको वो चीज़ क्लिक करनी चाहिए। जैसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, अगर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता तो क्या करते हैं हम y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या और भी जो मैंने पैरामीटर आपको दिखाए वो सारे भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप हल्का सा बस इसको एक रिमाइंड कर लीजिए और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपको ये सारे फॉर्मूले खुद ही याद होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा गिवन क्वेश्चन ये है कि लेट एफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है, डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लेकिन आपकी अप्रोच ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में क्लियर करेगा, वो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। तो पहले तो आपको पूछा हुआ है कि ये वाला जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है, तो मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो 3 होंगे, मतलब ये 3 बार कहीं एक्स एक्सिस को काटता होगा और इसके 3 रूट होंगे। सॉरी, इसमें 4 बार कट गए। आप 3 वाला कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले तो हम ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम वो इसका डेरिवेटिव 0 करके देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स पर इसकी स्लोप 0 आ रही है, क्योंकि जो जहाँ जहाँ पर पॉइंट स्लोप 0 आती होगी वो ही पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा के होंगे। आप अगर इस ग्राफ का मैंने कोई रैंडम ग्राफ ड्रॉ किया और ये ऐसी शेप है तो इन जो भी मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट हैं उन पर आपकी स्लोप 0 आ रही है। जैसे ये मैक्सिमा का पॉइंट है तो इस पर आपकी स्लोप 0 आ रही है, ये मिनिमा का पॉइंट है इस पर आप स्लोप 0 आ रही है। और भी पॉइंट है तो हम ये वाला कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू देख के फंक्शन की वैल्यू की कहाँ तक नीचे तक जा रहा है और कहाँ मैक्सिमम जा रहा है। तो इस तरह से पहले इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर 0 है। हालांकि हमें जो इंटरवल दिया है वो 1 से 3 दिया हुआ है। तो चलिए एफ एक्स जो है वो आपका ये आ गया, फिर हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला जिससे सिंप्लीफाई किया और ये आ गया। अब एफ डैश ऑफ एक्स आपका कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं एंड 1 एंड 2 तो इसका जो भी डेरिवेटिव आ रहा है वो 1 पर। फिलहाल हम ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं इसका, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पता कि कहाँ कहाँ पर कैसा बनेगा, पर एक रफली आइडिया हम लगा सकते हैं कि 1 पर भी डेरिवेटिव 0 है और 2 पर भी डेरिवेटिव 0 है। ये ग्राफ इसका हो सकता है लेकिन अभी हमें नहीं पता ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो मैंने एक जनरल आइडिया बताया कि आपको अगर 1 और 2 हमें फाइंड होगा तो ये ग्राफ इसका हो सकता है कुछ ऐसा, या इसका ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारा 2 पे भी इसका डेरिवेटिव 0 है या 1 पे भी हमारा डेरिवेटिव 0 है। फिलहाल 1 और 2 पे हमारा डेरिवेटिव 0 आ चुका है, मतलब यहाँ पर स्लोप 0 होगी। इसका मतलब आपको जो इंटरवल दिया है वो 1 से 3, मतलब 1 भी पॉइंट छोड़ा हुआ है 3 भी पॉइंट छोड़ा हुआ है। तो अगर 1 छोड़ दिया हमने और 3
1 से 3 में पूछा हुआ है, 1 पॉइंट को छोड़ दिया, 3 ये रह गया आपका। तो हमारा जो पॉइंट आया इस केस में वो कौन सा आया, इसमें 2, जिसपे हमें चेक करनी है, क्योंकि 1 हालांकि 1 पे स्लोप तो 0 हो रही है, पर 1 हमने पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है, पॉइंट हमने वो अपने इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए उस पर हम चेक नहीं कर सकते, मतलब हम उसे छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो 1 से 3 में आपका जो पॉइंट आएगा वो 2 आएगा। तो 2 पे हमें पता करना है कि वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा 2 का या ग्लोबल मिनिमा होगा। उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने ये निकाल लिया, फिर हमने f(1) की वैल्यू कैलकुलेट करी, ये 11 आई, f(2) की वैल्यू जो कैलकुलेट करी वो 10 आई। कहाँ से, ये f(x) में वैल्यू पुट करके। अब हम इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हमने जो f(1) की वैल्यू पुट करी, ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इसको ग्राफ को और एक्सटेंड करूँ, यहाँ f(1) की वैल्यू आपकी जो 11 आई, f(2) की वैल्यू आपकी 10 आई। मतलब ये वाला जो ग्राफ था मेरा वो मैंने लगभग सही ड्रॉ किया था। ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा। 3 पर हमें पता नहीं है, क्योंकि 3 पर कुछ भी हो सकता है, तो 3 पर मैं कुछ भी एट रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। फिलहाल आपकी जो स्लोप है वो इस ग्राफ की 1 और 2 पर 0 है, हमने ये फाइंड कर लिया। और 1 पर आपकी वैल्यू 11 है, f(2) पे आपकी वैल्यू 10 है। तो मैंने 1 और 2 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि इन पर स्लोप 0 आ रही है, मैंने इन पर वैल्यू निकालनी, और मैंने एक जनरल अप्रोच निकालने के लिए, इसका ग्राफ एक जनरल अप्रोच से ड्रॉ करने के लिए मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका इंटरवल था, वो जो मैंने आपको बताया कि 1 और 3 है, हमने 1 छोड़ दिया तो आपका 2 ही आएगा। तो f(2) मैंने कैलकुलेट किया, f(2) हमारा 10 आया था। तो इसके बाद अब इस क्वेश्चन को करने के, इसके आगे करने के 2 मेथड हैं। या तो हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें। ग्राफ से हम कैसे समझेंगे, अब हमारे पास जो फाइनल पॉइंट आया वो 2 आया, और हमें फाइंड करना है कि 2 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो 2 से पहले आपका कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, 1। अब क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं किया है, तो 1 की राइट हैंड साइड तो हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। 1 हमें पता इंक्लूड तो नहीं किया, लेकिन इधर से तो ये ग्राफ राइट हैंड साइड तो अप्रोच करेगा। तो 1 प्लस की लिमिट हम अगर निकालें, लिमिट x = 1 + h, और h को 0 करके निकालें, मतलब आप उस फंक्शन में सिंपल इस वाले फंक्शन में x = 1 पुट कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो 11 आएगी, आपकी 11 वैल्यू आ गई। फिर हम 3 माइनस करें, 3 माइनस मतलब 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 3 पर मैं पूरा 3 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा 3 इंक्लूड नहीं किया गया है, तो लेफ्ट से अप्रोच करता हुआ राइट में ये ग्राफ नहीं होगा इस इंटरवल की, क्योंकि जो हमारा इंटरवल है हमें इतना ही ड्रॉ करना है 1 से 3 में। तो लेफ्ट से ये अप्रोच करेगा, लेफ्ट आपका क्या आएगा 15, मतलब ये 3 पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। इसका मतलब ये है, अगर ये 11 है 1 पे वैल्यू और इस पे 15 है, मतलब ये इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से ही रहा होगा, क्योंकि पहले 11 है और फिर f(2) पे 10 हो जाती है वो अचानक से। पहले 11 थी, यहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर f(2) पे वैल्यू 10 हो गई, फिर 3 पे वैल्यू आपकी 15 हो गई। इसका मतलब वो 2 पे ही आपका जो ग्राफ है वो टर्न हो रहा है, या 2 पे ही वो आपकी जो स्लोप है वो 0 हो रही है, तभी पहले वैल्यू घट रही है, फिर 2 के बाद वैल्यू बढ़ रही है। तो मतलब 2 ही वो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। हमने ये कैसे फाइंड किया, पहले हमने देखा कि 1 पे वैल्यू 11 है, 11 से वैल्यू 2 तक कम हुई, फिर 2 के बाद वैल्यू बढ़ने लगी, इसका मतलब 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो ये तो हमने ग्राफ से डिस्कस किया। अगर इसके बाद हम यहाँ से 1 से 3 आ गया तो 2 आ गया, फिर x = 2, आप इसका f"x निकाल लीजिए, और f"x जब आप 2 पे कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो हम वहां से भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो ये भी एक अप्रोच है। हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ताकि कैसे हम ग्राफ से चीजों को अप्रोच करते हैं, वो वाला भी एक मेथड होता है, और आपकी कन्वेंशनल मेथड के अलावा। हालांकि ये क्वेश्चन आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे,
एफ डबल डैश ऑफ 2 निकालेंगे तो वो आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो आपको बदल जाएगा कि ये 2 पर मिनिमा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन ये इज ग्रेटर देन, इक्वेशन आपको एक दी हुई है ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू, आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे हुए हैं इस इक्वेशन के, वो वाले रूट्स जो 1 से बड़े हों। तो अगर ये x टू दी पावर 5 में इक्वेशन है तो एक बात तो पक्की है कि इसके 5 रूट्स होंगे। अब वो कौन कौन से रूट्स हैं जो ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। हमने इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, आपका आ गया 15x टू दी पावर 4 प्लस 1। अब ये जो चीज है x टू दी पावर 4 के कारण ये कभी नेगेटिव या 0 भी नहीं हो सकती, तो ये वाली जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। मतलब जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि इसका एक ही रूट्स, आपको जो ग्राफ है वो अगर कोई भी रियल एक्स को काटेगा तो वो सिर्फ एक बार ही काटेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी काटे, मतलब एक से ज्यादा बार नहीं काटेगा, क्योंकि आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर ही नहीं सकते जो इंक्रीजिंग हो और एक से ज्यादा बार काटे। एक से ज्यादा बार काटने का मतलब है कि ये ग्राफ दोबारा वहां लौट कर आया तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, ये गलत हो गई। तो इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा, या तो एक रूट होगा रियल, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई रियल रूट हो ही ना, फंक्शन केवल इंक्रीजिंग हो। तो हमने सिंपल एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब हमने 1 पे वैल्यू चेक करी, आपको पूछा है कि ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू, हमने 1 पे वैल्यू चेक करी 18 आई। 1 पे अगर वैल्यू 18 आ रही है इसकी, तो 1 पे आपको वैल्यू 18 आ रही है और आपसे 1 से ग्रेटर देन के लिए ही पूछा हुआ है, तो क्या अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1 पे ही वैल्यू 18 आएगी, इसका मतलब ये है कि ये 18 के बाद ही इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। 18 के बाद अगर ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक्स आपका एफ एक्स कहीं भी 0 नहीं होगा 1 टू इन्फिनिटी में। ग्रेटर देन 1 के लिए कभी भी ये 0 नहीं होगा, मतलब आपका कोई भी रूट नहीं आएगा। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन था, आपको थोड़ी सी इसमें इक्वेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिलहाल अगर आपको समझ नहीं आया हो तो जब हम इक्वेशन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे वहाँ हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको अगर पूछा हुआ है रियल रूट्स, तो आप इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, हमने इंक्रीजिंग ये डिस्कस कर लिया कि ये इंक्रीजिंग है तो 1 से ग्रेटर देन के लिए हमने 1 पे वैल्यू निकाली, 1 पे वैल्यू ही हमारी 18 आ गई, तो हम नहीं कह सकते कि ये कभी 0 पर भी आएगा, क्योंकि ये 18 के बाद वैल्यू इसकी बढ़ती रहेगी। अगर 1 पे वैल्यू -2 -3 आती तब हम कहते कि हाँ इसका एक रूट होगा, क्योंकि -2 के बाद वैल्यू बढ़ेगी तो ये 0 पर भी जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व ये हैज वर्टिकल टेंजेंट एट द पॉइंट। अब वर्टिकल टेंजेंट एक नया वर्ड है, तो वर्टिकल टेंजेंट को समझने के लिए हम सिंपल, आपको टेंजेंट तो पता ही है, किसी भी कर्व की टेंजेंट मतलब उसको टच करती हुई लाइन। अब ये लाइन अगर वर्टिकल हो तो टच करती हुई लाइन के लिए आपको क्या होता है dy/dx, और जो इसने एंगल बनाया हुआ है, सपोज दैट अगर ऐसा कोई कर्व है और dy/dx और जो एंगल ये थीटा है, तो इसकी जो टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी dy/dx इक्वल्स टू tan थीटा, जैसे हमने रिवीजन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बोला हुआ है कि जो आपकी टेंजेंट है वो ही वर्टिकल है, मतलब ये इस तरह से कुछ है, तो जो आपका थीटा हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका वर्टिकल टेंजेंट के लिए dy/dx इक्वल्स टू tan 90, मतलब इनफाइनाइट, मतलब जो dy/dx है वो आपका अनडिफाइंड है उस चीज पे, तभी वो चीज वर्टिकल होगी। dy क्या मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि dy/dx इनफाइनाइट है, या dx/dy 0 है? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ।
तो कुछ भी नहीं करना हमें। अब सिंपल इस कर्व को दिया हुआ है एज ए वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट ये, आपको सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमें डी एक्स बाई डी वाई, तो और वर्टिकल टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी, डी एक्स बाई डी वाई आपका 0 होगा। तो सिंपल आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और डी एक्स बाई डी वाई को सेपरेट कर लें और डी एक्स बाई डी वाई को आप 0 पुट कर दें। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर ये आया रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सेम जैसे एक्स बिहेव करते था वैसे वाई बिहेव करेगा, और जैसे वाई करता था वैसे एक्स। आपने डिफरेंशिएट किया और उसकी कंडीशन आपने डी एक्स अपॉन डी वाई 0 पुट की, और 0 पुट करने के बाद और आपका जो रिलेशन आ गया वो ये आ गया। अब सिंपल ये रिलेशन आ गया, आप ऑप्शन से इसमें वैल्यू पुट करके एक्स और वाई को रिप्लेस करके देख सकते हैं, जो भी आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 1 कॉमन 0 और जब आप इसमें रखेंगे x की जगह 1 y की जगह 0, तो 1 इंटू ई टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पॉइंट आपको सेटिस्फाई कर गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन में आपको वर्टिकल टेंजेंट पूछी थी। वर्टिकल टेंजेंट मैंने कैसे बताया आपको, सिंपली वर्टिकल लाइन, और थीटा अगर 90 हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स आपको अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन से बचने के लिए हमने इसको उल्टा कर लिया, डी एक्स बाई डी वाई हमने बोल दिया कि डी एक्स बाई डी वाई 0 हो जाएगा। आप डी वाई बाई डी एक्स से भी कर सकते हैं इसको, फिर हमें अनडिफाइन करना पड़ेगा 1 अपॉन 0 उसको लिख लें और 1 अपॉन 0 के बाद उसे सॉल्व कर दें, तो भी वो आंसर सेम ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह क्वेश्चन अक्सर बोर्ड प्रॉब्लम्स में और एनडी की प्रॉब्लम्स में भी पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल आपको 2 रिलेशन फाइंड करने होते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है। आपको बोला हुआ है इन सर्कल ऑफ रेडियस आर राइट सर्कुलर कोन इज ड्रॉन, एक आर रेडियस के सर्कल में एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉन किया गया है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ कॉइन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर इस जो हमने कोन ड्रॉ किया है इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो हम इसकी क्या अप्रोच करेंगे। पहले तो हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अब क्योंकि मैक्सिमम हाइट है तो हमारा एच वेरिएबल है, फिर जो इसका आर है कोन का उसको इस जो हमारा सर्कल है उसके आर से रिप्लेस करेंगे, उसके आर से रिप्लेस करेंगे इन दोनों आर के रेडियस, इन दोनों की रेडियस के में रिलेशन बना के, और फिर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम की एच के रिस्पेक्ट में डी बी अपॉन डी एच 0 करके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने जो रेडियस आपने कोन की मानी एज्यूम करी है वो आर एज्यूम करी लेट सपोज, और एच हाइट का आपने मान लिया, तो कुछ इस तरह से ये आपका फिगर बन जाएगा। ये आपकी इस सर्किल की रेडियस आर, इस कोन की रेडियस आर, और ये आपका आएगा एच बाई, और सॉरी ये जो आपकी यहाँ पर बस इसका नोटेशन गलत हो गया, हाइट आपने v एज्यूम करी। अगर आपने हाइट इसकी v एज्यूम करी है तो ये पूरी v हो गई आपकी। फिर ये वाला इतना हमने निकाल दिया। हमने अगर ए बी ओ इस वाले ट्रायंगल में हमने इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को हमने लेके इसमें फॉर्मूला लगाया, तो आपका क्या आएगा, ये तो आर स्क्वायर हो गया ये, प्लस अब यहाँ पर ये पूरी अगर बी एज्यूम कर ली मैंने, बी या एच कुछ भी ले सकते हैं आप इसकी हाइट, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन आर निकाल दिया, तो ये बी माइनस आर बच गया, बी माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला जो है ये रेडियस हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें उसके रिलेशन को जब हम इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे कोन का, उस समय हमें इस रिलेशन को पुट करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो ये हमने फार्मूला किया, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, आर स्क्वायर में वैल्यू फाइंड कर ली, और कैपिटल आर की जो हमारी कोन की रेडियस है उसे फाइंड कर लिया। फिर कोन का हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम बोला था, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर वी। अब आर इसमें कैपिटल आएगा क्योंकि जो हमने कोन का रेडियस एज्यूम की है वो कैपिटल आर की है। अब सिंपल आप आर को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए आर स्क्वायर को, और
आप एक्सप्रेशन फाइंड कर लीजिए। अब इस एक्सप्रेशन को आप b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि b हमारा वेरिएबल है और b में ही dv करके हम उसको जीरो करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे b की। तो जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो b आपका आएगा 4r/3। सिंपल आपका b जो आ गया वो 4/3। आपको पूछा हुआ था व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ कोन ऑफ हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम हाइट आपकी यहाँ से आ चुकी है 4r/3। इसको दोबारा चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चेक डबल डेरिवेटिव से कर सकते हैं। अगर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट जाएंगे तो वो जो आपका 4/3 होगा वो आपका नेगेटिव आएगा, तो हम उसे बोल देंगे कि वो मैक्सिमम हाइट है। चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट आ रहा है और वो ही आपसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम, तो अंडरस्टूड है जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स आते 4/3 कॉमा -3/4r ऐसा कुछ आता तो हम उसको चेक करते। फिलहाल यहाँ चेक करने की आप ये बात याद रख लीजिए, जब भी एक पॉइंट हो तब आप उस चीज को चेक ना करें, आप डायरेक्ट ही आंसर कर दें। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin cos 6 थीटा sin 6 थीटा sin over 6 थीटा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको क्या करते हैं, किसी एक क्वांटिटी में चेंज करके कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को आप रख लीजिए और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं अगर इसे लिख लूं cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा का क्यूब और फिर मैं sin स्क्वायर थीटा को लिख लूं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर 2 थीटा को लिख लूं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और इन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें। तो एक मेथड ये भी है। दूसरा मेथड ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब करके सॉल्व कर लूँ इसे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब भी होती है तब आपको वेरियस मेथड्स होते हैं, आप किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच वही होती है जहां आपको डायरेक्टली चीजें समझ आ जाए और इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो फिलहाल हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब को करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल आपका ये फंक्शन आ गया। हमने इसको cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 cos स्क्वायर थीटा की पावर 3 a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 हो गया। यहाँ पर हमने a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला क्यों लगाया, ताकि हमारा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का 1 हो जाए। अगर आप cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से जाएंगे तो भी पावर 3 आपको ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आपके 1 नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो बनाने की ट्राई करूंगा, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ सर, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा से ऐड करता हूँ और सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये आपका 1 आ गया। फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मैंने यहाँ फॉर्मूला बना लिया और 2 sin स्क्वायर थीटा सब्सट्रैक्ट किया, ऐड वाला इसमें फॉर्मूले में चला गया, एडिशन वाला सब्सट्रैक्शन वाला ये आपका आ गया 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला पोर्शन आपका 1 हो गया। फिर अब मैं इसे sin 2 थीटा के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करूंगा। क्यों चेंज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे एक ही क्वांटिटी चाहिए जब मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो या तो हमें sin थीटा जरूर चाहिए या cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना लेंगे आप 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर बनाकर। तो
1 माइनस 3/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर से लिख लिया, मतलब आपका आ जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब ये निगेटिव पार्ट आपका मिनिमम होगा। निगेटिव पार्ट मिनिमम कब हो सकता है, साइन 2 थीटा का स्क्वायर है, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम आपकी आएगी 0। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आपकी 1 माइनस 0 क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। फिर दूसरा मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस एक्सप्रेशन की कब वैल्यू मिनिमम होगी, जब 1 में से सब्सट्रैक्ट होने वाला जो चीज है वो मैक्सिमम होगी। मतलब ये वाली चीज जब मिनिमम होगी पूरी, ये एफ ऑफ थीटा मिनिमम कब होगा, जब 1 माइनस 1 में से चीज जब ज्यादा, जितनी ज्यादा सब्सट्रैक्ट होगी उतनी ही वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। तो ये वाली चीज मतलब कहना चाहिए इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की आएगी 1 ही हो सकती है। तो 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4, 1/4 मिनिमम वैल्यू होगी। और आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब माइनस वाला पार्ट आपकी मिनिमम वैल्यू लगेगा। मिनिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की 0 आएगी क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 माइनस 0 आपकी 1। तो 1,1/4 ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने। बस आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर यहाँ प्लस होता 1 प्लस कुछ इस तरह से होता 1 प्लस 3/4 और साइन 2 थीटा आपका आता, तो उस केस में हम क्या करते, आपकी मैक्सिमम वैल्यू, आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आती, जब ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होता, मतलब 1 तो ये मिनिमम है और 3/4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर कब मिनिमम होता, स्क्वायर पे, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू जो आपकी आती वो 1 आती। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर पॉजिटिव वाला हो जाता, तो इसकी भी हम मैक्सिमम वैल्यू लेते, फिर 1 प्लस 3/4 यानी ये आता आपका 7/4। उस केस में मैक्सिमम वैल्यू 7/4। अब क्योंकि यहाँ सब्सट्रैक्शन में, तो जब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो सब्सट्रैक्शन वाले पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और जब हम मैक्सिमम वैल्यू पूरे फंक्शन की निकालेंगे तो सब्सट्रैक्शन वाले पार्ट की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन करें तो ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अगर आप cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करना चाहें तो नीचे cos 2 थीटा वाले इसको sin 2 थीटा को आपने फिर से चेंज करके cos 2 थीटा वाले फॉर्मेट में चेंज कर लिया है, तो वहाँ से भी आप उसको सॉल्व कर सकते। उसका सॉल्यूशन आपको नीचे शो किया हुआ है। ये जो थीटा है ये हमने जो साइन स्क्वायर थीटा इसको हमने चेंज कर दिया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 रखा, तो ये जो आपका ये 4 थीटा की जगह ये 4 थीटा है आपका 4 थीटा। तो हालांकि इतनी लंबी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेशन ना करें, यहाँ पर सिंपल निकाल लें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट मिनिमम होना चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया है इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इंक्रीज लेस रैपिडली देन दिस। आपको बोला हुआ है कि पहला वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है इस वाले फंक्शन से कम रेट पे, मतलब इसका इंक्रीजिंग का रेट अगर हम निकालें dy बाई 1 हम निकाल लें dy बाई dx, इसका इंक्रीजिंग का रेट ये आएगा। इसका हम अगर y2 फंक्शन अज्यूम करें तो इसका इंक्रीजिंग रेट dy बाई dx2 आएगा। तो बोल रहा है कि इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इंक्रीजेस लेस रैपिडली देन ये, मतलब ये वाला फंक्शन ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो dy बाई dx2 की वैल्यू अगर हम माइनस करें dy बाई dx1 में से तो ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा ग्रेटर देन 0 होगी बजाय कि इसके। एक ये चीज है। दूसरी हम कहें कि दूसरी लैंग्वेज हम समझे कि अगर dy बाई dx से ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि dy बाई dx इज ग्रेटर देन dy1 अपॉन dx, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विद रेट ऑफ चेंज ऑफ y2 है,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ज़्यादा हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चीज़ इसमें बोली हुई है। आप ये इस एक्सप्रेशन से या इस एक्सप्रेशन को कोई भी आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है, बस आपको यही फाइंड करना है कि लेस रैपिडली और कौन सा लेस हो रहा है कौन सा फास्ट हो रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। एफ एक्स ये एज्यूम किया, जी एक्स हमने दूसरा एज्यूम किया, फिर आपको बोला हुआ है कि ये वाला जो फंक्शन है वो ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो रेट ऑफ चेंज है वो इसकी ज़्यादा होगी उसकी कम होगी। सिंपल आप इसे इधर ले आए, एफ एक्स माइनस जी एक्स आप उसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए और डिफ्रेंशिएशन को आप लेस देन जीरो कर दें। डिफ्रेंशिएशन ये होगा आपका लेस देन ये होगा, फिर आपने इसके फैक्टर कर लिए फैक्टर करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 से 2 में आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। आपको बोला हुआ है कि लेस रैपिडली देन दिस, मतलब इसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है वो ज़्यादा है इससे, तो हम क्या करेंगे जी एक्स की रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगी एफ एक्स से, और फिर हम उसे डी वाई बाई डी एक्स में लिख के उसे उसमें डिफ्रेंशिएशन वाली वैल्यू पुट करके उसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन आपको बोला हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इज, आपको इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग पता करना है। तो सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, एफ डैश ऑफ एक्स को हम जीरो करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स को बस जीरो करने के लिए, क्योंकि एक्स अपॉन वेरिएबल में की पावर वेरिएबल है तो उसको हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो लॉग लेके सॉल्व करने के लिए हमने पहले इसमें लॉग लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, जैसे हम लॉग की प्रॉपर्टी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सिंपल डिफ्रेंशिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इस डिफ्रेंशिएशन को आप ग्रेटर देन जीरो पुट कर दें फॉर इंक्रीजिंग, आपको बोला हुआ इंक्रीजिंग इन 1 टू इन्फिनिटी डिक्रीजिंग इन 1 टू इनफाइनाइट। तो 1 टू इनफाइनाइट आपको देखना है, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। तो अगर हम इसके डेरिवेटिव को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इंक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है, ये कभी निगेटिव होगा नहीं, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग ई बेस एक्स, ये आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए पूरा। तो इसके ग्रेटर देन जीरो होने के लिए अगर हम ध्यान से इस वाले फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो हम ये वाला फंक्शन कब पॉजिटिव वैल्यू करेगा रिटर्न, तो 1 माइनस लॉग ई एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका होगा कि 1 इज ग्रेटर देन जीरो लॉग ई एक्स, यानी एक्स लेस देन ई। जब भी x लेस देन ई होगा तब ये वाला फंक्शन आपको पॉजिटिव रिटर्न करेगा। तो x e से कम हो और कहाँ तक हो x, ये x इक्वल्स टू जीरो पर आपका डिफाइन नहीं हो रहा है ये वाला फंक्शन, तो जीरो छोड़ देंगे। अब x लेस देन ई हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब x लेस देन ई, x से कम कहाँ तक जाना है, e से कम, तो हमने ये e वाला पॉइंट फाइंड कर दिया। तो आपका आंसर जो है वो इनमें से कोई होगा। तो आपको बोला हुआ है 1, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आपको लेनी है 1। तो 1 एक्स इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, तो 1 टू दी पावर 1, या तो ये भी पॉजिटिव हो गया, या 1.5 ले लिया 1 टू दी पावर 1/1.5, तो भी ये पॉजिटिव आ गया। मतलब x लेस देन ई होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा ये वाला एक्सप्रेशन, और 1 से ग्रेटर देन के लिए भी ये पॉजिटिव होगा, मतलब 1 से ई में ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब हो जाएगा कि ये इंक्रीजिंग हो गया। अब क्योंकि x लेस देन ई के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो x ग्रेटर देन ई के लिए जब हम इसका उल्टा कर देंगे ये एक्सप्रेशन जब निगेटिव कब आएगा, 1 माइनस लॉग ई टू दी पावर x लेस देन जीरो, तो जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा e ग्रेटर देन x ग्रेटर देन e, क्योंकि इसका उल्टा आएगा। अब x ग्रेटर देन ई, x ई से बड़ा है, तो x ई से बड़ा है तो कहाँ तक जा रहा है x, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी, ऑप्शन से आप देख ले x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ई से बड़ी, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये चीज़ तो पॉजिटिव होगी, और ये चीज़ हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगी
तो मतलब e से इनफाइनाइट में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से हमने इसके डेरिवेटिव को देखते हुए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फाइंड कर लिए।